ये समाजवादियों ने तो डॉक्टर लोहिया तक को नहीं छोड़ा। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये तोड़ दो। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव अपनी तैयारी अलग ढंग से कर रहे हैं। बीजेपी ने भी इस बार रिपोर्ट कार्ड के साथ टिकट देने की तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा बहुत संकट निश्चित रूप से है, क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं जो पहले थी। और वही ऑपोजिशन खासकर जो है कि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि और अपना दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक बार तो हमें फायदा मिला इससे। आज की तारीख में अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ की साख, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत जबरदस्त दिखती है। लेकिन हाँ, चुनाव के वक्त बहुत से फैक्टर काम करते हैं। प्रत्याशी चयन होगा, मुद्दे होंगे, उस वक्त क्या काम आ जाएगा। आज की तारीख कहें तो ऐसा कुछ उनके खिलाफ बहुत दिखता है। तो जिस वक्त हमें बहुत तेजी से तैयारी करनी चाहिए थी, जनता के बीच जाना होता है, करीब तब तक ना ये जो विपक्षी गठबंधन है वो इसमें लगा रहता है कि सीट शेयरिंग का जो मामला होता है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, और जब तक वो सीट शेयरिंग पे पहुंचते हैं तब तक बीजेपी आधा से ज़्यादा मैदान मार चुकी होती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे तो ये जो गठबंधन है उसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अब ये चीज़ें अगर हम और आप समझ रहे हैं तो फिर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। जिन ब्राह्मण नेताओं को योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, कसरत करने के बाद भी वो एक नैरेटिव बना रहे कि संघ ब्राह्मण बहुत नाराज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराती हूं, फिर उसके बाद विषय का रुख करेंगे। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं और श्रीनिवास जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से तैयारियां दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चुनाव बहुत शानदार और जानदार दिखाई पड़ेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव अपनी तैयारी अलग ढंग से कर रहे हैं। बीजेपी ने भी इस बार रिपोर्ट कार्ड के साथ टिकट देने की तैयारी की है। सारे जो भी टिकटधारी हैं उनकी अभी से ही जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और अखिलेश यादव खुद एक नए पैटर्न के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए की जगह पीएडी के साथ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगड़ा जिसे कहते हैं, हालांकि मैं इससे बहुत सहमत नहीं होती हूं कि अगड़ा पिछड़ा कहा जाए, पर अगड़ा समाज जो है उसको भी अपने साथ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर दिखेगा और ये तैयारियां कितनी चुनाव तक इफेक्टिव रहेंगी, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। पीयूष सर, अखिलेश यादव ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पीडीए की बात वो पिछले चुनाव तक कर रहे थे, पर अब उन्हें यह समझ आने लगा है कि सिर्फ पीडीए से बात नहीं बनेगी। अब वो भी जो है गमछा पहन के हनुमान मंदिर वाली फोटो जो है खूब सोशल पर वायरल कराती है उनकी टीम। फिर वो ब्राह्मणों से मुलाकात करते हैं, फिर वो समाज जो अगुआ समाज, सवर्ण समाज है, उनकी खूब सारी बातें करते हैं। क्या ये वाली प्लानिंग बीजेपी को थोड़ा सा परेशान कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को परेशान कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी ये जो आप कहिए ब्राह्मण क्लास या जो भी अपर क्लास जो है वो इंटैक्ट है बीजेपी के पास। लेकिन दो चीज़ें जो ये हुई है ना, जो फिर से मैं कहूँगा कि एक तो चंदे की चोरी, जो चढ़ावे की चोरी मंदिर की, और जो दूसरा जो है ये जो छात्रों वाला जो मसला था, उसमें उनके पेरेंट्स और उनके तमाम चीज़ें, मिडिल क्लास जो है जो कि भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था पूरी तरीके से, वो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ जो एक हिस्सा है उसकी संभावना मुझे दिखाई दे रही है शिफ्ट होने की। अब वो किधर जाता है, क्या एसपी से जुड़ता है या कांग्रेस से जुड़ता है, ये भी देखिए। मुझे लगता है जहाँ तक कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति इसलिए बन रही है कि एसपी के साथ अपर कास्ट का जुड़ाव उस तरह से, जो कि बैकवर्ड और उसकी तरह से यादव जो एलिमेंट है, जो मुस्लिम एलिमेंट है, उनके साथ जो जुड़े हैं, उसके चलते उतना हमने देखा नहीं उनके साथ। तो हालांकि कोशिश पूरी अखिलेश कर रहे हैं इसकी, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि सिर्फ पीडीए से जो है कि सिर्फ अल्पसंख्यक और पिछड़ा और इससे उनका काम नहीं चलेगा, दलित से।
तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अब एक सेगमेंट जो है अपर कास्ट का उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो स्थितियां बन रही, देखिए, एक तो थोड़ा बहुत जो है कि मोहभंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी से लोगों का, उसमें जो निचले वर्ग की जो गरीब लोग हैं उनका भी हुआ है, जिनके आशियाने तोड़ दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, जो 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 क्या नाम महिलाएं हैं उनकी है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी उत्तर प्रदेश में, और हिंसा के तो आप देख रहे हैं, पुलिसिया हिंसा बहुत बहुत भयंकर उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो ये तमाम चीज़ें के लिए, और ये दो मुद्दे जो बहुत ज्वलंत मुद्दे, इसने कहीं ना कहीं उद्वेलित किया है। तो मुझे लगता है कि अब वो कोशिश होगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मीटिंग के दौर चला रही है। अभी उनकी कोर कमेटी की मीटिंग भी हमने देखा, अभी उसमें यहाँ तक कि बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा को भी बुलाया गया था उसमें, और ये तमाम कोशिश हो रही है बीजेपी की, और दलित वोट को इसीलिए बीजेपी चाह रही छिटके ना, और क्योंकि अभी देखिए दलितों पे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें उनके अत्याचार हुए हैं उसमें, तो वो एक कोशिश है लगातार। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा बहुत संकट निश्चित रूप से है, क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं जो पहले थी, और वही ऑपोजिशन खासकर जो है कि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि और अपना दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक बार तो हमें फ़ायदा मिला इससे, मतलब विधानसभा में मिला, लोकसभा में खासकर मिला, लेकिन वहीं तक आप उस चीज़ को नहीं रख सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, और दोनों अगर मिल के लड़ते हैं ये, तो जो ये क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं सोचेगा कांग्रेस इस तरफ लौटने की कोशिश करेगा वो ये, या जो खासकर ब्राह्मणों के साथ जो कुछ हो रहा है वो, कांग्रेस में तो पहले भी ब्राह्मण ही ब्राह्मण हुआ करते थे, बाद में वो चले आए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एक असंतोष है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वेस्टर्न यूपी पर फोकस्ड हैं, उन्हें पता है कि वहाँ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं ढेरों शिलान्यास कर रहे हैं, ढेरों परियोजनाएं कर रहे हैं। इस वक्त चढ़ावा चोरी जैसा मुद्दा या पेपर लीक जैसा मुद्दा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी की साख पर कोई असर डालेगा, या अखिलेश यादव ये भुना ले जाएंगे कि नहीं देखिए योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये सब हुआ, ऐसा लगता है? देखिए, एक तो प्रतीक्षा जी, किसी भी राजनीतिक दल को अपना वोट बैंक बढ़ाने का अधिकार होता है, और ऐसे ही एक से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, उसके आधार पर लोग जीतते हैं, लोग चुनाव हारते हैं। मुश्किल यहाँ ये है कि अखिलेश जी जब पीडीए कहते हैं तो वो और उनकी पार्टी के लोग आज तक पीडीए का एक कोई नाम नहीं बता पाए। यानी आप कंफ्यूज स्वयं हैं, भ्रमित हैं, तो आप भला किसके लिए काम कर रहे हैं? कभी वो कुछ हो जाता है, कभी वो कुछ हो जाता है। तो जब भ्रमित होकर आप काम करते हैं तो आप किसको जोड़ेंगे? नंबर एक। दूसरा ये कि जब हम कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी क्या हिंदुओं को बुरा लगा, बिल्कुल बहुत बुरा लगा, और मैंने शब्द ही इस्तेमाल किया कि वो नीच कर्म था। लेकिन कमाल की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या उसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आपको एक भी व्यक्ति कहता हुआ नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो इसको यूं देखता हूं कि इस चढ़ावा चोरी पर जिस तेजी में एक्शन सरकार ने लिया है उसका योगी आदित्यनाथ को लाभ मिल सकता है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ चूंकि स्वयं साधु हैं, भगवादारी हैं, पिछले कुछ समय में उन्होंने जो भी काम किए, अच्छा मैं ये निजी तौर पर मानता हूं, और मैंने जब 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था राम मंदिर पर, तो एक लेख लिखा था एक अखबार के लिए, तो मैंने उसमें कहा था कि जो अपने माँ बाप को और अपने आराध्य को दरिद्र रखे, वो व्यक्ति, वो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता है। 2010 में लिखा था। राम मंदिर बनने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था में किस तरह की उछाल आई है वो आंकड़ों में है। हम ज्यादातर पैमानों पर नंबर 2, नंबर 3 पर हैं। देश के जो 5 बड़े राज्य हैं, जहां औद्योगिक राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उनके मुकाबले उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे वाला स्टेट हो गया। काशी, प्रयाग और अयोध्या, इनकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो आज काशी में गोवा से ज्यादा लोग जाते हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, इससे समझ में आएगा। एक अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था। काशी में जो एक औसत आता है वहां जो दर्शन करने, घूमने, पर्यटक मान लीजिए, श्रद्धालु मान लीजिए, वो कम से कम 3000 रुपए खर्च करके जाता है। तो औसत कितना वो काशी को खर्च करके जा रहा है ये समझने को। तो आस्था कैसे काम करती है। आज अयोध्या में कोई दुनिया का ऐसा जो बड़ी होटल चेन और नहीं है जो अयोध्या में अपना एक छोटा सा ठिकाना नहीं चाहती है, नहीं चाहती, जहां एक हुआ ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं को। हम तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं तो जानते हैं। वो सब कुछ बदला। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश लोगों को दिख रहा है। जो पूरा का पूरा डिफेंस कॉरिडोर है, उस डिफेंस कॉरिडोर को आप देखेंगे तो वो आपको दिखता है कि हाँ कैसे चेंज हो रहा है। जो कानपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करती थी, खत्म हो गई। अब कानपुर से उन्नाव के बीच में फिर वो होता हुआ दिखता है। और जब हम ये कहते हैं कि क्या वोट करेंगे, तो कैसे वोट करेगा आदमी?
वोट ऐसे करेगा कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्के घर बन के मिल गए, किसी को उजाड़ के नहीं मिले। जो लोग उसके लिए पात्र थे उनको चाबी मिल गई। वो लगातार होता है, अभी एक कार्यक्रम हुआ था कि हर जिले के 1000 लोगों को मिला, ये सब काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि चुनाव के समय में दूसरी भी कई कारक काम करते हैं और उसमें तो योगी जी का जोड़ नहीं है। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक जो हर जिले में संगठित माफिया होता था वो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको तोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो किस तरह से उसको करेंगे मुझे नहीं पता है। आज की तारीख में अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ की साख, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत जबरदस्त दिखती है। लेकिन हाँ, चुनाव के वक्त बहुत से फैक्टर काम करते हैं, प्रत्याशी चयन होगा, मुद्दे होंगे, उस वक्त क्या काम आ जाएगा। आज की तारीख कहें तो ऐसा कुछ उनके खिलाफ बहुत दिखता नहीं। बिल्कुल, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर शायद वोटर्स में कोई ऐसी भ्रम की स्थिति न दिखाई पड़े, हालांकि चुनाव में अभी वक्त है। श्रीनिवास जी, जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, तैयारियों की बात करते हैं, वक्त अभी थोड़ा ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की कोशिशें दिख रही हैं सब तरफ से, चाहे बीएसपी, चाहे समाजवादी पार्टी, फिर चाहे बीजेपी भी हो, क्या ऐसा लगता है कि इस वाले चुनाव में बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ, वो यूपी के 2 लड़के वाली जो जोड़ी थी वो फिर से साथ दिखाई पड़ेगी, तो वोटर्स में जो सवर्ण वोटर हैं, ये चंदा चोरी वगैरह के बाद थोड़ा सा शायद शिफ्टिंग दिखाई पड़ेगी? पहले वोटर्स पे जाने के पहले ना हम पार्टियों पे ही बात कर लेते हैं। अब पहले मैं विपक्षियों की बात करूंगा। हमने देखा है क्या होता है जब भी कोई चुनाव आता है तो जिस वक्त हमें बहुत तेज़ी से तैयारी करनी चाहिए थी, जनता के बीच जाना होता है, करीब तब तक ना ये जो विपक्षी गठबंधन है वो इसमें लगा रहता है कि सीट शेयरिंग का जो मामला होता है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, और जब तक वो सीट शेयरिंग पे पहुंचते हैं तब तक बीजेपी आधा से ज़्यादा मैदान मार चुकी होती है। तो पहली चीज़ तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये सीट शेयरिंग और ये तमाम गठबंधन कब तक फाइनल होता है। अब दूसरी बात, हम बीजेपी की तरफ आते हैं, या कह लीजिए आप एनडीए की तरफ। आपने गौर किया या नहीं किया, लेकिन मैं गौर कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं केंद्र में, पेपर लीक से लेके और चंदा चोरी तक के मामले तक, इन मामलों पे योगी आदित्यनाथ बहुत एक्टिव बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, समझ में नहीं आ रहा है। अब रही जनता की बात, विकास का एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश, ये नारे तो आएंगे ना, लेकिन कहते हैं ना कि छलावा, बहुत चीज़ें छलावा भी होती हैं। अब जीएसडीपी की बात की जाए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट, जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो मानना पड़ेगा, तालियां बजानी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है ये। लेकिन वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो 28वें नंबर से 30वें नंबर के बीच घूमता रहता है। वोटर तो प्रति व्यक्ति ही होता है, वो खुद पे देखेगा भैया कि मेरा क्या हुआ। अब इतने एक्सप्रेसवे बन गए ना, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ के और प्रयागराज चला जाऊं। क्यों जाऊंगा भाई? 1800 रुपये मुझे देने हैं, अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपनी ड्राइविंग, मैं क्यों ना बैठ जाऊं ट्रेन में? उतने में पूरा परिवार पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे जो, और एक और मुद्दा, इस पे गौर कीजिए, ये सबसे बड़ी वाली चीज़ होने वाली है। अभी तक पिछले 3 दशकों से हमने क्या देखा? बीजेपी प्रभु श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने वोट मांगा, लेकिन चंदा चोरी ने बहुत बड़ा डेंट किया है। अब इस आवाज़ को वो मुखर रूप से नहीं उठा पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेके वो आगे चलते थे, वो मुद्दा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इस पे वो बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये मुद्दा विपक्ष उठाएगा, राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष उठाएगा, लेकिन वो नहीं उठा पाएंगे। और जहाँ तक बात है कि देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खास करके अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, राजनीतिक पार्टियाँ ही पहचानी जाती हैं जातियों के नाम पे। फलाने जाति के हो, फलाने पार्टी के हो, कोई एग्जिट पोल नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना, भैया फलाने को पता है किसे वोट देंगे। लेकिन एक चीज़ हुआ है, आपने गौर किया या नहीं किया, कि ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच कहीं ना कहीं एक ड्रिफ्ट आया है। योगी आदित्यनाथ, वैसे उनका आधिकारिक नाम अजय सिंह बिष्ट है, क्षत्रिय हैं, और विकास दुबे के एनकाउंटर से लेके अभी हालिया घटनाओं तक बार बार ये आवाज़ उठती जा रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हमेशा नेतृत्वकारी रहा है।
और पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो ब्राह्मणों के हाथ नेतृत्व नहीं आ पा रहा है। और हमें ये भी मानना पड़ेगा ये डीएनए ही है, शायद डीएनए है। अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्षमता है, तभी आज से नहीं युगों से उनको ब्राह्मण कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है वहाँ पे कि जातियों के बीच जो ड्रिफ्ट हो रहा है। और दूसरी चीज, एक चीज और आएगा, मुस्लिम वोट। ये मुस्लिम वोटों के नाम पे कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से बार्गेन करेगी कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर अकेले कांग्रेस लड़ती है, समाजवादी अलग लड़ती है, तो मुस्लिम वोट फायदा बीजेपी को भी जाएगा, फिर ओवैसी भाईजान आ जाएंगे। तो अभी तमाम चीजें जब तक चुनाव के बहुत करीब ना पहुंच जाए, हम लोग कम से कम 2-3 महीने जब तक गठबंधन तय ना हो जाए, तब तक हम मुद्दे भी अभी तय नहीं कर पाएंगे, तय नहीं कर सकते। पूर्णिमा मैम, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां खूब जोरों शोर से हर खेमे में दिख रही हैं, जैसा कि मैंने अभी सबसे ही कहा। जब ओवैसी की बात होती है, मुस्लिम वोटर्स की बात होती है, तो उस पर मुस्लिम वोटर पर कांग्रेस भी अपना वैसे ही बात करने की कोशिश करती है और समाजवादी पार्टी भी वैसे ही बात करने की कोशिश करती है। आपने इसके पहले वाली चर्चा में कहा था कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। क्या ऐसा लगता है कि वो सूझबूझ, वो समझदारी यूपी के वो 2 लड़के चुनाव आने तक दिखा लेंगे और बीजेपी को परेशान करेंगे? बिल्कुल दिखा लेंगे। हम और आप अगर राजनीति के बारे में यहाँ कमरे में बैठ के इतनी बात कर ले रहे हैं, तो वो तो ग्राउंड पे है, वो तो लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। जनता की नब्ज क्या उनको नहीं पता हो रही होगी, वो बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन जो पहले हम बात करें कि जो आपने बोला कि क्या बीजेपी को ये चढ़ावा चोरी का जो मामला आया उससे परेशानी होगी, क्या समाजवादी पार्टी उसका फायदा ले जाएगी? तो देखिए प्रतीक्षा, ये तो बात सच है कि लोगों को इस मुद्दे के आने के बाद एक धक्का तो जरूर लगा है और लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं, क्योंकि राम के मंदिर में जो जाता है वो आस्था से जाता है, वो एक विश्वास, एक श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाता है। और जब वो पता चले कि वो चढ़ावा ही चोरी हो गया तो एक गुस्सा आना अपने आप में काफ़ी नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। और उस गुस्से का वो किस तरह से अब उसको रिफ्लेक्ट करेगा अपने वोटिंग चॉइसेस में, ये हमें अभी नहीं पता। लेकिन इसमें ये बात भी उतनी ही सच है कि जो आम मतदाता है, जो अपर कास्ट मतदाता है, जिसकी या जो भी हिंदू वोटर है, उसको ये पता है कि जो भी वहाँ पे हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ का पर्सनली कोई हाथ नहीं है। हर किसी को मालूम है कि मंदिर जब बना तो कौन उसमें शीर्ष पे हर समय रहा। मोदी जी हर कार्यक्रम में आगे आगे रहे, वो चाहे शिला पूजन हो, भूमि पूजन हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो या ध्वजारोहण हो, सब चीज़ में मोदी जी ने जजमान बन के सारा कुछ किया है। आरएसएस के लोग ट्रस्ट में रखे गए, उसमें योगी आदित्यनाथ की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। जब चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई, योगी जी ने एक हफ्ते ही से सही लेट किया, लेकिन उसके बाद एक एसआईटी तुरंत बना दी और जो जिम्मेवार लोग थे उन लोगों को, जो गिनती में कम से कम जिनका प्राइमा फेसाई दिख रहा था, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इसका ठीकरा वोटर शायद न फोड़े, मुझे ये लग रहा है। लेकिन जो बीजेपी के साथ एक जनरल लार्जर जो गुस्सा है उससे थोड़ा बहुत धक्का पड़ सकता है। और वो धक्का पड़ने की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को हो सकता है फ़ायदा मिल जाए। अभी किसी ने, श्रीनिवास जी ने शायद कहा कि जो अपर कास्ट वोटर है वो समाजवादी पार्टी को एज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव नहीं देख पाता है। कुछ समाज की हमारी संरचना ऐसी है कि वो समाजवादी पार्टी को शायद उतना अपना नेचुरल पार्टी ऑफ चॉइस नहीं मान सकता है, लेकिन कांग्रेस को मान सकता है। और अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो उसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा। और वही बात मुस्लिम वोट के मायने में भी लागू होती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे तो ये जो गठबंधन है उसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अब ये चीज़ें अगर हम और आप समझ रहे हैं तो फिर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। वो हमें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन इश्यूज़ को लेकर के वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। योगी आदित्यनाथ का हमने देखा है, ना पेपर लीक पे उन्होंने कुछ कहा है, ना उन्होंने चढ़ावा चोरी पे जब से एसआईटी बदलने की बात हुई है उनका एक भी बयान नहीं आया है। शुरू में जरूर उनका बयान आया था कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो वो ये एक मैसेज देने के लिए काफ़ी था कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो वाकई में दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। तो उसका ठीकरा उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नेंस स्टाइल रही है वो लोगों को पसंद आई है। तो शायद उसका फ़ायदा जो मिलेगा वो इस डैमेज को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अभी थोड़ा बहुत जल्दी है, जैसा इन्होंने कहा कि अभी थोड़ा आगे और आने दीजिए, तारीख नज़दीक आने दीजिए, तब पता चलेगा। राकेश सर, एक तो ये तो तय दिखाई पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश का चुनाव, यूपी चुनाव होने जा रहा है।
अभी जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी ने जितने भी टिकटधारी हैं सबको एक रिपोर्ट कार्ड की तरह तैयारी की है कि भाई आप अपना रिपोर्ट कार्ड भेजिए, फिर उस पर जांच होगी, फिर मतलब बूथ लेवल से लेके ऊपर तक के सारे लोग उनसे जुड़ेंगे, बात होगी, मतलब एक लंबी प्रक्रिया के बाद टिकट वितरण की बात कही गई है। क्या ये सारी चीज़ें, ये जो मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें बीजेपी को एक बढ़त के साथ दिखाई पड़ेगी? सीट शेयरिंग उनके यहाँ भी अगर देखिए तो उनके गठबंधन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत है नहीं। अगर ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना मजबूरी हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल में नीचे से नाम कभी नहीं आता। ये सारा जो औपचारिकता की जाती है और मैसेज किया जाता है वो इसलिए कि असंतोष कम किया जा सके, कि आपका जिला से नाम आ जाए तो प्रदेश में हम कर देंगे और प्रदेश से चला जाएगा तो दिल्ली उसको अप्रूव कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत करीब से देखा हूँ ये सारी चीज़ों को। टिकट तय होता है और टिकट किसी भी व्यक्ति का नाम तय करने के लिए कई समीकरण देखे जाते हैं और उसी समीकरण के तहत ही दिया जाता है टिकट। कि आपका नाम यदि जिला वाला भेज दिया और आपका कहीं पार्षदी जीतने की हैसियत नहीं है तो आपको पार्टी टिकट दे देगी क्या? ऐसा नहीं होता। फिर आप जो कह रही हैं कि क्या मजबूरी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आने की? हाँ, मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। क्योंकि जो अभी यदि हम बात करें, देखिए चुनाव 15 दिन का होता है, लेकिन आज के दौर में यदि हम बात करें तो एक तरफ बाबा दूसरी तरफ सब की स्थितियां दिखाई दे रही। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ बाबा की नहीं है, कांग्रेस की एक चुनौती बन के खड़ी हो गई। और वो इसलिए कि जिस तरीके से पिछले चुनाव विधानसभा का देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह देखिए, और वहाँ जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने परंपरागत नेतृत्व को छोड़ के जो नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है, उससे अखिलेश जी को ये भय सता रहा है कि यदि कांग्रेस और अन्य दल AIMIM जैसे दल यदि वहाँ अलग से लड़े तो वोट खिसकेगा। तो इसलिए MY समीकरण गड़बड़ाते देख के ही ये सारी स्थितियां पैदा हो रही कि हमें गठबंधन करना है। और जो अखिलेश यादव सीना तान के कॉलर खड़ा करके हड़काया करते थे कांग्रेस को, इस समय पर गलबहियाँ डाल के चल रहे। दूसरा, उनके अंदर भय किस बात का है? भय इस बात का है कि मतदाता पहले तो MY को ही समझता था, अब जब से PDA आ गया तो मतदाता उनका कन्फ्यूज हो गया है कि P का मतलब पिछड़ा है कि P का मतलब पंडित है। तो एक भ्रम आ गया कि आप पिछड़े को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि पंडित को प्रोत्साहित कर रहे हो। चौथी बात जो बार बार ये होती है कि वहाँ का ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ जी से। मुझे आज तक याद नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के चलने पे सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाती रही हो। और जतिन प्रसाद, यदि कांग्रेस को इतना सिर पे लेके कांग्रेस चल रही थी जतिन प्रसाद को, तो नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, वहीं रहना चाहिए। और मनोज पांडे जो किसी टाइम पे मुलायम सिंह जी के और अखिलेश जी के बहुत खास थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कंधे पे लेके चलने वाला दल है उसको ब्राह्मण को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको याद करिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो एक नैरेटिव चलता था कि संघ बहुत नाराज है मोदी जी से, लेकिन संघ नाराज नहीं था। संघ के वो लोग नाराज थे जो ट्रांसफर प्रमोशन लेके जाते थे और नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जिस अधिकारी से आपको दिक्कत है आप अपना काम बताइए, वो मैं करवा दूंगा। अधिकारी को हटाना ये मुख्यमंत्री का काम है, आपका काम होना आपका काम है। तो ये प्रदर्शन बना कि संघ बहुत नाराज है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में है कि जिन ब्राह्मण नेताओं को योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा कसरत करने के बाद भी, वो एक नैरेटिव बना रहे कि संघ वो ब्राह्मण बहुत नाराज है। मुझे याद आता है हिटलर के मंत्री थे जोसेफ गोएबल्स, उसका एक ही काम था कि वो कहता था, उसका सिद्धांत था कि इतना झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। और हिटलर की छवि को बेहतर करने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय दो माध्यम थे, प्रिंट और रेडियो। उन दोनों जगहों पर वो पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया करता था कि हिटलर से महान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन वास्तविकता सबको पता कि हिटलर कैसा था। तो इस समय पर कुछ लोगों के मन में उसी जोसेफ की आत्मा प्रवेश कर गई, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लगे।
इसीलिए हर राजनीतिक प्रोपोगंडा के पीछे आप देखेंगे कि एक नैरेटिव लेके चला जाता है, और वो नैरेटिव क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, राज्य सरकार ऐसी है, केंद्र सरकार ऐसी है। और उसी तरह से चंदा चोरी को हर व्यक्ति, हर हिंदू कह रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी बिल्कुल बहुत ही विभत्सकारी कृत है, बहुत ही गलत कृत है, और जो दोषी पाए गए हैं वो छूटने ना पाए और कोई दोषी बचने ना पाए, चाहे कोई भी हो। उन सबको सजा होनी चाहिए, और ये सजा सिर्फ इसी बात पे नहीं होनी चाहिए, सजा इस बात पे भी होनी चाहिए कि आपने धार्मिक स्थल पे आस्था के साथ चढ़ाए गए धन का दुरुपयोग किया। तो ये बिल्कुल ये स्पष्टता के साथ है कि राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की, कोर्ट ने भी कहा कि अब आप नई एसआईटी गठित करिए। लेकिन मुझे आश्चर्य एक बात का होता है, कोर्ट का कहना कि अब आप इसमें सीए को शामिल करिए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि राम मंदिर ट्रस्ट में पहले से ही जो भारतीय नियंत्रक यानी कि कैग का जो सेक्रेटरी है वो पहले से ही ट्रस्टी है, तो वो क्या कर रहा था? 7 आईएएस पहले से शामिल हैं। वो 7 आईएएस क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ट्रस्ट में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार मानना चाहिए। या तो ट्रस्ट को नए तरीके से बनाया जाए या जिम्मेदारों को भी जिम्मेदारी से मुक्त न होने दिया जाए, तभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर न्याय हो पाएगा। ये मुद्दा चुनाव में तो रहेगा ही, ये तय सी बात है। हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के शानदार विश्लेषण के साथ ही खबरों के खिलाड़ी में आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश चुनाव की हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। वक्त अभी ज़रूर है, लेकिन तैयारी हमने अभी से कर ली है। विश्लेषकों का जो उनकी जो राय है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ खबरों के साथ भी हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर आइए।